दोस्तों नमस्कार। आज फंडामेंटल राइट्स की जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमारा ये अगला वीडियो है। आर्टिकल 18 तक हमने वहाँ पे बात की थी। आज हम आर्टिकल 18 से आगे की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या कहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं। राइट टू फ्रीडम जो हमारा आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अब ये कौन सा राइट है, तो किस चीज़ की फ्रीडम हमें यहाँ पे मिलने वाली है। आर्टिकल 19 में 1 से लेकर 6 तक इसके भाग हैं। तो इसका जो पहला सेक्शन है जिसे आर्टिकल 9 का 1 का ए भी कहते हैं, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारी है, भाव एवं अभिव्यक्ति की जो हमारी स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं, वो हमें यहाँ पे मिलती है, जिसको लिमिटेड किया गया है 19(2) के अंतर्गत। अब 19 का जो सेकंड पार्ट है उसमें इसको सीमित किया गया है, इसकी हम आगे बात करेंगे। अगली हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) का बी। तो 19(1) का जो बी है वो है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और विरोध करने या प्रदर्शन करने की जो अनुमति है वो यहाँ पे मिलती है, और इसको सीमित करता है अनुच्छेद 19 का तीसरा खंड। तीसरा है 19(1) का सी। तो राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाने का अधिकार, जिसको सीमित करने का काम करता है 19वें का चौथा खंड 19 का 4। और इसके अलावा आर्टिकल 19(1) जो हमारा है, दैट इज राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने का अधिकार, और इसको सीमित करने का काम करता है 19वें का चौथा जो आर्टिकल है। और अगला है 19(1) का ई, जिसे हम कहते हैं राइट टू सेटल एंड रिजाइड। भारत में किसी भी स्थान पर रहने और निवास करने की या बसने की जो हमारी स्वतंत्रता है, और इसको सीमित करता है आर्टिकल 19वें का 5। और आर्टिकल 1F जो हमारा है 19 का, आर्टिकल 19(1) का जो F है, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिशमेंट। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये यहाँ पे जोड़ा गया है 1978 में। और इसके अलावा 19(1) का जो जी पार्ट है, दैट इज राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस। किसी प्रकार के व्यवसाय या व्यापार को करने का अधिकार, और ये 19वें के 6वें जो अनुच्छेद है उसके द्वारा इसे सीमित किया जाता है। 19वें के पहले ए की मैं बात करता हूँ, तो राइट टू प्रेस भी जिसे हम कहते हैं। 19 का ए जो पहला हमने यहाँ पे रखा था 19(1) का ए, यही हमारा राइट टू प्रेस है, ठीक है। और राइट टू प्रेस यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो वो इसी के अंतर्गत समाहित है, फ्रीडम एंड स्पीच के अंतर्गत। और जो प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। और आरटीआई जो है वो भी उसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 19वें का जो दूसरा है, दैट इज हड़ताल जो है, क्योंकि 19वें के 2 मैंने कहा था, इसको सीमित कैसे कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ तक ये सीमित है, तो राज्य इसको 19(2) के द्वारा सीमित करता है, जहाँ पे हड़ताल की तो अनुमति है लेकिन बंद करने की अनुमति नहीं होती है। तो बंद करना कहीं ना कहीं अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए अगला जो है यहाँ पे, दैट इज 19वें के 3 की हमने बात की थी, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स का लिमिटेशन ये है। जो दूसरा 19(1) का बी है, इसको सीमित करता है 19 का तीसरा खंड, और जिसके अंतर्गत कहा गया है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, सोवरेन एंड इंटीग्रिटी, इन मामलों को लेकर के आपकी जो असेंबल करने की, जो आप हड़ताल करते हैं या जो लोगों को आप शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियारों के अगर इकट्ठा कर रहे हैं, तो भी आपको सीमित किया जा सकता है। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं, या पब्लिक ऑर्डर इससे खराब होता है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, कोर्ट की अवमानना होती है, डिफेमेशन होता है, या फिर सोवरेन एंड इंटीग्रिटी पे फर्क पड़ता है, देश की संप्रभुता और अखंडता पर अगर आपके आंदोलन करने से या आपके भीड़ इकट्ठा करने से अगर फर्क पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार इसको सीमित कर सकती है। अगला जो है
जो हमने इसके बाद अगले अनुच्छेद की बात की थी, संगठन बनाने का जो अधिकार है और भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार है, तो यहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं कि पब्लिक ऑर्डर एंड सोवरेन एंड इंटीग्रिटी। तो एक पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था जो है जो बनी रहे, और भारत की जो सोवरेन यानी कि हम कहीं अगर जाते हैं और हमें कहीं भी फ्रीली कहीं भी घूमने का अधिकार है। अब हम कहीं चले जाते हैं लेकिन हम वहाँ पे जाकर के अराजकता यदि फैलाते हैं तो वो स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि 19वें का जो चौथा खंड है वो हमें उससे सीमित करता है, वो हमारे कहीं भी जाने के अधिकार को फिर सीमित कर सकता है अगर हम वहाँ पे अव्यवस्था फैलाते हैं, लोक व्यवस्था को यदि हम डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पे कोई इस तरीके की हम कहते हैं कि कुछ लोक व्यवस्था को भंग करने वाली गतिविधि अगर हम करते हैं तो हमें वहाँ पे रोका जा सकता है। इसके अलावा सोवरेन एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं, अगर हम देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य करते हैं तो कोई ऐसा संगठन हम बनाते हैं जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता को चुनौती मिलती है या खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे सीमित किया जा सकता है। यहाँ पे 19वें के चौथे में रखा गया। और अगला मैंने आपको बताया था राइट टू सेटल एंड डिसाइड, जो है कहीं पे बसना और वहीं रह जाना, कहीं पे भी सेटल होने का जो हमारा अधिकार है उसको सीमित करता है 19वें का 5वां खंड, जो कहता है कि मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, सोवरेन एंड इंटीग्रिटी, इन चार चीज़ों को लेकर के आपको रहना पड़ेगा। अगर आप मॉरलिटी के बेस पे या पब्लिक ऑर्डर के बेस पे या सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी देश की अगर आप खतरा आपके कारण होता है तो उस स्थिति में आपको रोका जा सकता है। यानी कि कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर माना किसी देश की सीमा है और वहाँ पे कोई ऐसा स्थान है जो कि बफर जोन है जिसमें जो दोनों देशों को जोड़ता है, या फिर कुछ इस तरीके के दोनों देशों के संबंध जिससे खराब हो सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं, अगर ऐसा कहीं हम ज़बरदस्ती बसना चाहें तो उसमें सरकार हमें रोक सकती है। और पब्लिक ऑर्डर जिसमें खराब हो, माना हम सड़क पर ही मकान बना लेते हैं, तो ऐसे में सरकार हमें रोकेगी क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। तो ये तमाम चीज़ें भी यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से इन्हें सीमित भी किया गया है। और क्या आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, कभी छीना जा सकता है, रोका जा सकता है, या इसके उपयोग पर रोक लगाई जा सकती है? तो बिल्कुल इमरजेंसी की जब कंडीशन होती है तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत जब इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पे इसे सस्पेंड किया जाता है आर्टिकल 19 को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। यानी किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा बंदी बनाया जाता है, तो उसको दोष सिद्धि के संबंध में उसको पूरा अवसर दिया जाता है कि अपने दोष को अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सके। ऐसा ना हो कि किसी को भी पकड़ के आप जेल में डाल दें। तो उसको पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो उस चीज़ को चुनौती दे सकता है कि आप मुझे यदि कैद कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं या सज़ा दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं और मेरा यह अपराध मैंने किया है या नहीं किया है, तो वो भी राज्य को पहले सिद्ध करना होता है। और उसमें जो पहला खंड है दैट इज़ द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ, जो दंड मिलेगा आपको वर्तमान नियमों के अनुसार, ऐसा नहीं कि राज्य आपको कोई भी दंड दे दे। जो उसका दूसरा खंड है 20वें का, वो कहता है कि ड्यूअल, यानी कि जो इसका दूसरा खंड है वो दोहरे दंड के प्रावधान की बात को क्या करता है, रोकता है। यानी कि दोहरे दंड का निषेध किया गया। एक आप किन्हीं दो मामलों में माना जेल में है और या एक ही मामले के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती है, तो ये भी यहाँ पे देखा जाता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है, यानी कि आत्म अनुशंसन की स्थिति में भी यहाँ पे 20वें का तीसरा खंड यहाँ पे रखा गया है। अब जो है आर्टिकल 21वां जो हमारा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और यहाँ पे जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे देश के अंतर्गत है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है, प्लस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भारत के अंतर्गत है। तो इसमें कौन सा एक केस आता है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का, काफ़ी लोकप्रिय केस है 1978 का, जो डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात करता है। और इसके अंतर्गत यहाँ पे यह अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को डिग्निटी से अपना जीवन जीने का अधिकार है, ये इस केस में कहा गया। और इसके अंतर्गत पहला राइट टू एजुकेशन की बात आती है। तो 21वें के पहले खंड में
जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत पहला जो उसका खंड आता है 21वें का ए, उसमें यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात की गई बाद में, जिसे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है। और राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है, यानी कि निजता के अधिकार की बात की गई है। ये दो चीज़ें यहाँ पे 21A के अंतर्गत आती हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन RT जिसे हम कहते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, और दूसरा राइट टू प्राइवेसी यानी कि जो हमारी निजता का अधिकार है उसको सुरक्षित किया गया। इसके अलावा इसका जो तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है राइट टू लाइवलीहुड यानी कि आजीविका का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। राइट टू शेल्टर, तो रहने का आवास का जो अधिकार है हमारा वो भी इसी के अंतर्गत आता है। एंड राइट टू फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता की जो बात आती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम बिजली पाते हैं, बिजली की जो हमें प्राप्ति होती है, तो वो भी हमारे इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और राइट टू सेफ जर्नी, एक सुरक्षित जो यात्रा है वो हमें उपलब्ध हो, तो उसका अधिकार भी हमें क्या होता है, इसी के अंतर्गत मिलता है। एंड राइट टू स्लीप, जो हम सोते हैं उस सोने का भी हमें यहाँ पे अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो ये तमाम अधिकार हमें यहाँ पे दिए गए हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से हमें संरक्षण दिया गया है। कुछ ऐसी दशाएं हैं जब गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, तो अरेस्ट एंड डिटेंशन की जो बात होती है तो इसकी दो तरीके यहाँ पे रहते हैं। पहला जो इसमें है वो है दंडात्मक जो विधि है, तो दंडात्मक तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं अपराध सिद्धि के बाद की हम यहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे व्यक्ति को जो दंड दिया जाता है वो अपराध की सिद्धि के बाद दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं दंडात्मक प्रतिरोध। और दूसरा जो हमारा होता है वो निवारक निषेध की हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी किसी व्यक्ति से हमें पहले ही खतरा हो तो उसे पहले ही गिरफ्तार कर दिया जाता है, उन संभावनाओं को देखते हुए कि ये व्यक्ति राज्य के लिए या किन्हीं लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे कोई मानसिक रूप से कोई व्यक्ति यदि पागल है, दिवालिया है और वो किसी पे हमला कर चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों को पहले ही हिरासत में लिया जा सकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। या फिर कई बार देखते हैं कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होना होता है, कोई रैली होनी होती है, तो जो नामी बदमाश होते हैं पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। चुनावों से पहले उन्हें अपने हथियार इत्यादि सरेंडर करने के लिए कह दिया जाता है। तो ये अरेस्ट एंड डिटेंशन की यहाँ पे बात आती है। आर्टिकल 22 का जो 1 और 22 का 2 है ये प्यूनिटिव यानी कि दंडात्मक निरोध की बात करता है, और आर्टिकल 22 का 3 से लेकर के 22 के 7वें खंड तक निवारक निरोध की बात करते हैं। तो ये दोनों तरीके के से गिरफ्तारी और निरोध की यहाँ पे बात की गई है। एक वो है जो दंडात्मक है, यानी अपराध सिद्ध होने के बाद आपको दंड मिलेगा, और एक है आपका निवारक निरोध, यानी आपके कारण होने वाली समस्या से निवारण के लिए भी राज्य आपको गिरफ्तार कर सकता है संदेह के आधार पर। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो अब ये अधिकार तो राज्य के हैं, लेकिन इसके अंतर्गत आपके जो अधिकार हैं, आपको गिरफ्तारी जानने का अधिकार है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, और जब आप संतुष्ट हों तभी आप अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं। तो इसके अलावा वकील को रखने का अधिकार है कि आप अपने लिए वकील तय करें कि आपका वकील कौन रहेगा। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होगा। ये पुलिस का कर्तव्य है कि 24 घंटे के अंतर्गत आपको किसी भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करे, ताकि आगामी कोर्ट वो आपको पुलिस रिमांड में भेजे या कोर्ट के या न्यायिक हिरासत में भेजे, तो ये कोर्ट तय करता है। निवारक जो कानून है, इसके अंतर्गत जो हमारे देश के अंदर कानून बने हुए हैं उनमें एक कानून है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में बनाया गया था। इसके अलावा NSA यहाँ पे है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जिसे हम रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में बना हुआ है। इसके अलावा टाडा एक कानून रहा है जो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट की हम बात करते हैं। तो जो आतंकी गतिविधियों की यहाँ पे बात है, तो ये 1987 में बना हुआ था। और एक और कानून था, वो था पोटा। तो पोटा जो कानून था, दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में ये बना गया था, और 2005 में इसे समाप्त कर दिया गया था। तो आर्टिकल 22 जो है वो कहती है कि मैक्सिमम 3 महीने
हिरासत में रखा जा सकता है किसी भी अपराधी को, और बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाकर उसकी सिफारिश से ही उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये गिरफ्तारी के संबंध में भी यहाँ पे कानून रखे गए हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस कब तक रख सकती है, तो 3 महीने तक मैक्सिमम रख सकती है। उसके बाद एक कमेटी बनेगी और अगर आवश्यकता होगी तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की अवधि को बढ़ाया जाएगा, अन्यथा उसे छोड़ दिया जाएगा। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अब जो एक्सप्लोटेशन है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंतर्गत ही आते हैं। और एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे हम कहते हैं, इसमें जो पहली चीज आती है आर्टिकल 23 जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर की बात करता है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो मानव के साथ यदि दुर्व्यवहार होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, किसी व्यक्ति को खरीदा बेचा जाता है, खरीद फरोख्त होती है, या उसके अंग बेचे जाते हैं इत्यादि जो भी तमाम चीज़ें आप देखते हैं, तो इनको प्रतिबंधित किया गया है। और बलात् श्रम, किसी को आप फोर्स करके लेबरी अपने अंडर में गुलाम बना करके नहीं रख सकते हैं, काम नहीं करा सकते हैं, इन सब के लिए यहाँ पे आर्टिकल 23 इसका निरोध करता है। आर्टिकल 24 आता है, ये प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है। तो इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, तो कारखाने इत्यादि में जो भारी काम होते हैं उनमें अगर आपने बच्चों को रखा हुआ है, बच्चों का नियोजन किया है, उनको नौकरी दी हुई है, तो उसका ये यहाँ पे प्रतिषेध करता है, उस पर रोक लगाता है आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। और ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर किसी फैक्ट्री इत्यादि में यदि काम दिया जाता है, रखा जाता है, तो वो गैर कानूनी है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत जो है इसका निषेध यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो ये है हमारा आर्टिकल 24। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हमारे अधिकार हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं जरा मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो इसमें जो पहला आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 जो हमारा है वो कॉन्शियंस अंतः चेतना के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 26 हमारा धर्म के प्रबंधन करने की बात करता है कि हम अपने धर्म का मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं। आर्टिकल 27वां धार्मिक संस्थाओं से को टैक्स न लेने का अधिकार देता है कि धार्मिक संस्थाओं से आप टैक्स नहीं ले सकते हैं और उनको टैक्स में छूट मिल सकती है। धार्मिक संस्थाओं को ओपन करने का अधिकार देता है आर्टिकल 28। और आर्टिकल 29 अधिकार देता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यकों के से संबंधित जो मामले हैं उनको संरक्षण देने की यहाँ पे बात करता है। और आर्टिकल 30 जो है हमारा है, आर्टिकल 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर माइनॉरिटीज़ की बात करता है। जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए शैक्षिक अलग से विशिष्ट शिक्षण संस्थानों की बात करता है। और आर्टिकल 31 जो हमारा है वो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था। आर्टिकल 29 और 30 जो हमारे हैं तो वो शैक्षिक और सांस्कृतिक आधारों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करते हैं। आर्टिकल 31 जो हमारा है वो राइट टू प्रॉपर्टी था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे यहाँ से हटा करके आर्टिकल 300A के अंतर्गत रख दिया गया है और यहाँ पे अब ये लीगल राइट हमारा बन चुका है। और अब आर्टिकल 32 की हम बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत रिट रखी गई हैं और उन रिटों के माध्यम से जो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, को वारंटो इत्यादि जो ये रिट है ये कोर्ट जारी कर सकता है। और इन रिटों के आधार पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण यहाँ पे न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 33 जो हमारा यहाँ पे है वो लिमिटिंग RTF की बात करता है, यानी राइट टू फ्रीडम के अधिकार हैं उनको सीमित करने की बात करता है। इसमें सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं, क्योंकि उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियां होती है इसलिए उनके उन अधिकारों को सीमित किया जाता है, कम किया जाता है आर्टिकल 33 के तहत। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की बात करता है, सेना विधि की बात करता है। जब किसी क्षेत्र में अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं और आतंकी इत्यादि गतिविधियां रहती हैं, अव्यवस्था के कारण वहाँ पे सेना को जिम्मा सौंपा जाता है और वहाँ पे फिर मार्शल लॉ लगता है, सेना का कानून लगता है और उसके द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। और आर्टिकल 35 जो हमारा है वो है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संसद जो है वो कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल 35 है कि मूल अधिकारों को अगर लागू करवाना है तो संसद उसके लिए कोई भी कानून बनवा सकती है। और उसके अंतर्गत आप जानते हैं कि लगातार बहुत विभिन्न कानून हमारे संसद के द्वारा पास किए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ
मूल अधिकार थे जिनकी हमने यहाँ पे बात की थी। आगे हम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।